फरेब। सुबह सुबह मंदिर का घंटा जोर जोर से बज रहा था। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी थी। भक्तिमय और शुद्ध वातावरण के आवरण में प्रवेश करती हुई नगमा दिखी। नगमा के एक हाथ में फूलों की टोकरी तो दूसरे हाथ में लखनवी दरी थी। उसे आता देख मंदिर के सामने से गुजरने वाली सड़क के किनारे लाइन से बैठी फूल बेचने वाली औरतें नफरत और जलन से नाक सिकोड़ने लगीं। वजह थी कि जब तक नगमा के फूल न बिक जाएं, शायद ही कोई उनके पास फूल लेने जाता हो, खासकर अविवाहित युवा और मन चले अधेड़। इसमें शायद नगमा का ही दोष था, क्योंकि वो किसी परी जैसी खूबसूरत थी। सड़क से आने जाने वाले लोगों की निगाह उस पर बिना बरसे आगे बढ़ती ही न थी। नगमा बचपन से अंधी थी, लेकिन उसकी आंखों का नूर देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। नगमा का बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी खूबसूरत बेटी की किस्मत पर लाचारी के आंसू बहाता। नगमा उन आंसुओं को तो नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने पिता के बर्ताव को देखकर वो सब समझ जाती। फिर पिता को समझाती कि वो अपना ख्याल रख सकती है। नगमा ने अपने पिता से कभी भी उसके साथ होने वाली छेड़खानी की शिकायत नहीं की, और इसका कोई फायदा भी न था। सड़क पर सहमी सहमी चल रही नगमा के गाल और कमर पर जब शिकारी पंजों का स्पर्श होता तो वो डर के मारे बैठ जाती। ये उसके असहाय होने और मासूमियत का परिचय था। आज हर रोज की तरह जब नगमा घर से फूलों की टोकरी लेकर निकली तो पीछे से आवाज आई, नगमा रुको। आवाज मंदिर के पुजारी के लड़के राजू की थी। नगमा रुक गई और आहट पहचानने के लिए इधर उधर देखने लगी। नगमा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? राजू ने बड़ी मासूमियत से कहा। नगमा कुछ न बोली, मुस्कुराकर चल दी। इशारा काफी था। आज नगमा मुस्कुरा मुस्कुरा कर फूलों के हार बना रही थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार मनचलों की भीड़ से अलग किसी ने उसे बिना चुटिया काटे और बातों के तीर मारते हुए दोस्त बनने को कहा था। 1 घंटे में सारे फूल बेच देने वाली नगमा से आज समय कट नहीं रहा था। वो जल्दी घर जाकर राजू के बारे में सोचना चाहती थी। ये ख्याल करते ही उसके मन में राजू के प्रति प्रेम के भाव अपने आप आने लगे। आज उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने उसके प्रेम रूपी खजाने में सेंध लगा दी। वो पूरी लगन के साथ उस चोर को ढूंढना चाहती है। शायद यही प्रेम है। फूल बिक चुके थे। नगमा घर की ओर चल दी। आज उसके कदम जैसे हवा में उड़ रहे हों। उसने अपने साथ राजू के चलने का एहसास हो रहा था। आज उसमें गजब की स्फूर्ति और साहस आ गया था। वो चाहती थी आज कोई छेड़े और वो डट कर जवाब दे, लेकिन ऐसा ना हो सका। घर पहुंचकर नगमा ने आंगन में बैठकर मुंह धुलती हुई अब्बू से पूछा, अब्बू, आज रास्ते में साइकिल से टकराकर फूलों की टोकरी गिर गई थी। तब राजू ने मेरी मदद की। ये कहकर उसने अपने कान राजू के बारे में सुनने के लिए खड़े कर लिए। बेटा, तुम्हें चोट तो? हड़बड़ाहट में शब्द गले में अटक गए। नहीं अब्बू, चेहरा उदास सा हो गया था। तब ठीक है, बेचैनी वाली सांस छोड़ते हुए उसके अब्बू ने कहा। नगमा के इस झूठ से कोई फायदा ना हुआ। वो जो सुनना चाहती थी अब्बू ने नहीं कहा था। बोझिल मन से वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। चौराहे पर राजू अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। इन बिगड़ैल राजकुमारों का मुखिया राजू था, इसलिए आज उन लोगों के बीच चर्चा का विषय नगमा थी। सबने नगमा के ऊपर अपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। यार,
वो मुसलमान होकर फूल वालियों का धंधा चौपट कर रही है। इसे यहाँ से किसी भी तरह भगा देना चाहिए। ये रामू का दर्द बोल रहा था। उसकी माँ की फूलों और लड्डुओं की दुकान भी मंदिर के सामने ही थी। अरे यार, मंदिर के अंदर तो सिर्फ मुक्ति है, भक्ति तो बाहर है। भगा देंगे तो धर्मी कैसे बनेंगे? मन्नू की इस बात पर सब हंस दिए और खुद को आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह अधर्मी नहीं हुए हैं। राजू, जो इधर उधर निहार रहा था, अपने पद का ख्याल करते हुए गुरूर से कहा, अम्मा देखो यार, बातों में मत लटके रहो। उधर देखो, नगमा रानी आ रही है। सिगरेट फेंक कर सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। नगमा रुको, राजू ने आवाज दी और दौड़कर उसके पास आ गया। लाओ, टोकरी मैं पकड़ लूं, अब तो हम दोस्त हैं। राजू ने नगमा के हाथ से टोकरी लेने की कोशिश की। नगमा हट गई। तुम इसे लो, गुलाब का एक फूल देते हुए नगमा ने कहा। बस एक? राजू ने शरारत के लहजे में कहा। लड़कों को अपने साथ एक ही फूल रखना चाहिए। जवाब सटीक था, राजू भी समझ गया था। ओके, फिर मिलेंगे, कहकर राजू अपनी मंडली के पास पहुंच गया और मनगढ़ंत कहानी बनाकर दोस्तों को सुनाने लगा। नगमा को राजू का चौराहे पर उसका इंतजार करना अच्छा लगने लगा था। रोजाना राजू उसके पास किसी बच्चे की तरह आता है और मासूमियत भरा सवाल करता। नगमा मुस्कुराकर छोटा सा जवाब देती, फिर वो चला जाता। रोज रोज उन दोनों का इस तरह मिलना एक रिश्ते में बदल चुका था। मई के दिन थे। आज लू सुबह से ही चल रही थी। नगमा के फूल बिक चुके थे। वो जैसे ही घर जाने के लिए उठी, पहले से घात लगाए बैठी हवाओं ने अपना रूप आक्रामक कर लिया। धूल उड़ाती हुई आंधी ने लोगों को मंदिर और सामने बने घरों में छुपने पर मजबूर कर दिया। राजू ने नगमा का हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर पर बने घर के बाहर लाकर छोड़ दिया। नगमा को देखकर उस लावारिस घर से उसके दोस्त तेजी से निकलकर चले गए। अंदर आ जाओ नगमा, राजू ने घर के अंदर से आवाज दी। नहीं, मैं ठीक हूं। नगमा अपना हिजाब ठीक करती हुई बोली। उसका हिजाब ही उसके फूल जैसे चेहरे का रक्षक था। राजू ने नगमा का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर धूल से सने लकड़ी के तख्ते पर बिठा दिया। गंदे जिन्न जैसे दिखने वाले कमरे में जल रहे दीपक की लौ तेज हो गई। नगमा अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन न थी। राजू के प्रति उसका विश्वास मजबूत था। राजू, तुम कहाँ हो? चले गए क्या? नगमा ने अपने आसपास हाथ से उसे टटोलते हुए पुकारा। राजू ने कुछ जवाब न देते हुए नगमा का हाथ पकड़ लिया। सलमा सिमट गई। कमरे का जिन्न टूटे हुए दांतों से खिलखिलाने लगा। हंसी कमरे की गर्मी बढ़ा रही थी। नगमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। राजू कान में फुसफुसाया तो जिन्न की हंसी छिन गई। नगमा उठ खड़ी हुई। राजू ने नगमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जिन्न की आंखें बड़ी हो गईं। नगमा अब उसके कैद में छटपटा रही थी। जिन्न तालियां बजा रहा था। कमरे में जल रहे दीपक की लौ भी नगमा की ओर खिंची चली आ रही थी। कमरे के अंदर सब कुछ जिन्न के इशारों पर चल रहा था। एक तेज चीख सुनकर जिन्न डरकर चुपचाप कमरे के कोने में दुबक गया। राजू ने दरवाजा खोला और चला गया। साथ में आंधी भी चीखों को अपने पंजे में दबाकर उड़ गई। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के अंदर गया तो नगमा त्रिशूल में डमरू की तरह टंगी थी। पुजारी ने फौरन लाश को हटवाकर बाहर रखवाया। मंदिर के बाहर पूजा की थाली लिए हुए श्रद्धालुओं की भीड़ थी। उस भीड़ में राजू भी था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।